साथियों, पिछली क्लास में हमने देखा था कि SCR क्या है, इसका नाम SCR क्यों है। जिसमें हमने बताया था कि SCR सिलिकॉन मटेरियल से बना होता है और ये काम करता है एज ए कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। सिलिकॉन से बने होने की वजह से इसकी जो टेम्परेचर बियरिंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। साथ ही ये काम करता है एज ए रेक्टिफायर, कंट्रोल रेक्टिफायर। तो इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड जो है कंट्रोल्ड, इसका क्या मीनिंग होता है, इसको हम इस SCR के सिंबल से समझ सकते हैं। अगर इस SCR के सिंबल को हम ध्यान से देखते हैं तो इस SCR का जो सिंबल है ये डायोड के सिंबल जैसा ही है, लेकिन हाँ, इसमें एक एक्स्ट्रा टर्मिनल है जिसको हम बोलते हैं गेट। तो अगर हम इतने को अगर ध्यान से देखें तो ये क्योंकि डायोड जैसा है तो डायोड का काम रेक्टिफिकेशन का होता है। इसमें एक एक्स्ट्रा टर्मिनल जो गेट है, इसी गेट के द्वारा इसके रेक्टिफिकेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। क्योंकि ये सिलिकॉन से बना है इसीलिए इसका ओवरऑल नाम जो हो जाता है वो क्या बन जाता है, SCR, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। पिछली क्लास में हमने देखा था कि ये SCR जो है 3 तरह से ऑपरेट हो सकता है, जिसको हम कह सकते हैं कि देयर आर 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशन। जिसमें पहले मोड की बात जब हमने किया था तो हमने बताया था कि फर्स्ट मोड इज़ नोन एज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, दूसरा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, तीसरा फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। तो अगर हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की बात करें तो इसमें ये हमारा SCR है। इस SCR के एनोड पर अगर हम पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं, कैथोड पर अगर हम नेगेटिव वोल्टेज देते हैं और गेट पर अगर हम कोई भी वोल्टेज ना दें, मतलब ओपन सर्किटेड रखते हैं, तो इस समय हमारा ये जो SCR है ये कंडक्ट नहीं करेगा। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये SCR हमारा फॉरवर्ड बायस में है, फिर भी ये कंडक्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि SCR is being in forward bias, it is not conducting. So this mode of SCR is known as forward blocking mode. इसको और क्लियरली हम समझ सकते हैं इस SCR के कनेक्शन के इंटरनल स्ट्रक्चर से। देखिए, अगर इसमें हम इस SCR के एनोड को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दें, इसके कैथोड को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ें, तो इस स्थिति में अगर हम देखते हैं तो जंक्शन J1 फॉरवर्ड बायस में होगा। क्यों? क्योंकि जंक्शन J1 लेयर P और N के थ्रू बना है। P पर अगर हम देखते हैं तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, इसका मतलब P पर पॉजिटिव वोल्टेज का इफेक्ट होगा, N पर नेगेटिव वोल्टेज का इफेक्ट होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि P और N क्रमशः P पॉजिटिव से और N नेगेटिव से कनेक्ट है, इसलिए जंक्शन J1 फॉरवर्ड बायस होगा। इसी प्रकार अगर हम J2 को देखते हैं तो J2 N और P लेयर से बना है, जिसमें N पर इस ऊपर से देखा जाए तो पॉजिटिव का इफेक्ट होगा और इस P पर नीचे से अगर देखा जाए इस इधर से, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल इधर कनेक्ट है, तो P पर निगेटिव का इफेक्ट होगा, इसलिए जंक्शन J2 रिवर्स बायस होगा। इसी तरह से अगर जंक्शन J3 को देखते हैं तो जंक्शन J3 ये P और इस N लेयर से बना है। इस P पर ऊपर से पॉजिटिव का इफेक्ट ज़्यादा होगा, इस N पर नीचे से नेगेटिव का इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो J3 है ये फॉरवर्ड बायस होगा। हम जानते हैं कि अगर कोई जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है, कोई दो सेमी कंडक्टिंग लेयर जैसे P और N से बना हुआ कोई जंक्शन यदि फॉरवर्ड बायस होता है तो वर्क करता है एज द क्लोज स्विच, और अगर वो रिवर्स बायस होता है तो वर्क करता है एज द ओपन स्विच। तो इस समय SCR के इस पूरे कनेक्शन को हम 3 स्विचेस के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो जंक्शन J1 है इसके थ्रू एक स्विच बनेगी, और ये स्विच हमारी कैसी होगी, ये होगी क्लोज सर्किटेड, मतलब ये क्लोज होगी।
इसी तरह से हम कर सकते हैं जंक्शन J2 के थ्रू एक दूसरी स्विच हम एज्यूम कर सकते हैं दैट विल बिकम इन ओपन सर्किटेड कंडीशन, जो कि ओपन सर्किटेड होगी। इसी तरह से अगर हम J3 को देखते हैं तो J3 क्योंकि फॉरवर्ड बायस है, इसलिए इसके थ्रू अगर हम एक स्विच एज्यूम करते हैं तो ये स्विच हमारी क्या होगी, क्लोज होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो SCR था ये SCR 3 स्विचेस का कम्बिनेशन हुआ, जिसमें से 2 स्विचेस क्लोज हैं, एक स्विच ओपन है। तो इस तरह से अगर हम इसके एनोड पर पॉजिटिव और कैथोड पर नेगेटिव दिए हैं तो जंक्शन J2 के रिवर्स बायस होने की वजह से इसमें करंट का फ्लो पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि इस तरह का जो कनेक्शन है SCR का, इसको इस तरह से कनेक्ट करने पर ये SCR कंडक्ट नहीं करेगा। इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि SCR हमारा क्या है, फॉरवर्ड में तो है लेकिन इन ब्लॉकिंग मोड में है। सिंस दिस इज ब्लॉकिंग द करंट मीन्स दिस इज नॉट पासिंग करंट थ्रू इटसेल्फ, क्योंकि ये अपने अंदर से करंट को का फ्लो नहीं होने दे रहा। इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि although this SCR is in forward bias but this is not conducting, so we can say this mode of SCR is forward blocking mode। अब अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना चाहते हैं तो हम इसमें देखते हैं। देखिए ये 3 इसके जंक्शन हैं, J1, J2 और J3। तो इसमें यदि हम इस सप्लाई वोल्टेज को इस तरह से कनेक्ट करते हैं, अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना चाहते हैं तो हमको ये देखना होगा कि इस SCR के थ्रू कितनी करंट जा रही है और इस SCR के क्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है। मीन्स इनपुट वोल्टेज के बढ़ाने से इस SCR से फ्लो होने वाली करंट में क्या चेंज आ रहा है और इस SCR के क्रॉस जो वोल्टेज है उसमें क्या चेंज आ रहा है। तो अगर हम देखते हैं शुरुआत में यदि हम इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो इस वोल्टेज के बढ़ने से क्या होगा, जो जंक्शन J1 है और जो जंक्शन J3 है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में है इसलिए इस इनपुट वोल्टेज को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे इस इनपुट वोल्टेज के बढ़ने की वजह से जंक्शन J1 और J3 का फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बढ़ेगा, किंतु जंक्शन J2 का रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ेगा। और हम जानते हैं कि किसी भी डायोड पर जितना ज़्यादा रिवर्स बायस वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा उसमें डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ेगी, और जितना ज़्यादा डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई होगी उतना ही ज़्यादा उस डायोड का क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो इस डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे इस इनपुट वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं, इस इनपुट वोल्टेज के बढ़ाने से J1 और J3 का तो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बढ़ेगा लेकिन J2 का रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ेगा। मीन्स ये हुआ यदि इस इनपुट वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो इस डिवाइस का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इस जंक्शन J2 का रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ेगा और रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ेगा तो इसमें डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ेगी, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसलिए इसके क्रॉस वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा। अब इस डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो आइडियली अगर देखा जाए तो इस SCR के थ्रू करंट का कंडक्शन एकदम से नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने डायोड पढ़ा है, आपने देखा है कि अगर ये डायोड इस तरह से कनेक्ट है PN और इसमें अगर हम इस तरह से ऐसा रिवर्स बायस कनेक्शन करते हैं, मतलब ये रिवर्स बायस में है हमारा ये डायोड, तो इसमें ये डिप्लेशन लेयर होती है जिसमें यहाँ पे हमारे होते हैं नेगेटिव आयंस और यहाँ पे होते हैं हमारे पॉजिटिव आयंस। तो इनकी वजह से इसमें करंट का फ्लो आइडियली होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू बने होते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी इसमें कुछ न कुछ कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होते रहते हैं, जिसकी वजह से इस डिप्लेशन लेयर में कुछ न कुछ कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जनरेट होते हैं और वे इस अप्लाइड वोल्टेज की वजह से जंक्शन को पार करके इसमें पार कर जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें एक करंट फ्लो होती है
इस करंट को हम बोलते हैं लीकेज करंट। तो जबकि इसमें करंट होनी नहीं चाहिए लेकिन थोड़ी बहुत करंट फ्लो करेगी, जिस करंट को हम बोलेंगे दैट इज़ द लीकेज करंट। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी कि यदि हम इस शुरुआत में यदि हम इस इनपुट वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो इस इनपुट वोल्टेज के बढ़ाने की वजह से इस डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज VAK का मान बढ़ेगा। जैसे जैसे इस इनपुट वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इस VAK का मान बढ़ेगा और इस SCR से फ्लो होने वाली एनोड करंट, ये जो एनोड करंट है इसका जो मान है वो बहुत कम होगा, जो कि लीकेज करंट के बराबर होगा। लेकिन इस लीकेज करंट में भी थोड़ा बहुत इंक्रीजमेंट आएगा, मतलब जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे ये लीकेज करंट भी थोड़ी बहुत बढ़ती जाएगी। तो अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ध्यान से देखें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कुछ इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। In this side we are representing VAK, voltage between anode to cathode, and in this side we are representing IA, anode current. देखिए इस डायग्राम में यदि हम इस इनपुट वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो इसके बढ़ाने से क्या होगा कि जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे वैसे वैसे J1 और J3 की तो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बढ़ेगी लेकिन J2 की रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ेगी। तो इस इनपुट वोल्टेज के बढ़ाने से इसकी जंक्शन J2 की रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ेगी। मीन्स ये हुआ कि जितना ज़्यादा इसकी रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ेगी उतना ज़्यादा डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ेगी और उतना ही ज़्यादा इसके क्रॉस इस डिवाइस का अपना रेजिस्टेंस बढ़ेगा और इसलिए जो है इसके क्रॉस वोल्टेज का मान बढ़ेगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये VAK का मान बढ़ता जाएगा। तो करंट क्या होगी, जैसे हमने कुछ एक वोल्टेज दिया तो उस वोल्टेज की वजह से थोड़ी बहुत करंट फ्लो करेगी जिसको कि हम लीकेज करंट कहते हैं। ये इसके क्रॉस वोल्टेज है, ये करंट है। वोल्टेज हम और बढ़ाते हैं तो करंट का मान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा लेकिन थोड़ी बहुत करंट फ्लो करेगी। और अगर बढ़ाते हैं तो वोल्टेज बढ़ेगा, इनपुट वोल्टेज और बढ़ाते हैं तो VAK का मान बढ़ेगा लेकिन लीकेज करंट में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, वोल्टेज क्योंकि हम बढ़ा रहे हैं, इस वोल्टेज के बढ़ने की वजह से जो लीकेज करंट है इसमें जो भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पर डिफ्लेक्टिंग फोर्स, मतलब यहाँ पे उनका जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो बढ़ जाएगा, इसलिए थोड़ी बहुत लीकेज करंट भी थोड़ी बहुत बढ़ेगी। तो इस तरह से अगर इसके ग्राफ को हम देखें तो हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम इनपुट वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे थोड़ी बहुत लीकेज करंट ऐसे बढ़ती जाएगी। ये वोल्टेज बढ़ रहा है, कुछ लीकेज करंट है, और बढ़ा रहे हैं और बढ़ रही है, और बढ़ा रहे हैं कुछ और बढ़ रही है। तो इस तरह से इसके ग्राफ को हम कुछ इस तरह से ऐसे रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं, ऐसा। अचानक से अगर हम इसको ऐसे बढ़ाते जाते हैं इस वोल्टेज को, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे कुछ न कुछ इस साइड में होल्स होंगे, एन साइड में यहाँ पे होल्स होंगे और इधर क्या होंगे, इधर इलेक्ट्रॉन्स होंगे एन साइड पी साइड में। तो जैसे जैसे हम इस वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जनरेट हो रहे हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो अगर कंटिन्यूसली इस वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं तो इसकी वजह से धीरे धीरे यहाँ पे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जनरेट हो रहे हैं इनकी गतिज ऊर्जा इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वे बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करेंगे। और जब हाई वेलोसिटी से मूव करेंगे तो इसमें जो आयंस हैं, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है और हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर आयनों से मिलकर बना होता है, तो ये उन आयनों से टकराएंगे और जब आयनों से टकराएंगे तो उनके कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और जब कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इन्हीं कोवैलेंट बॉन्ड के ब्रेक करने की वजह से यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जनरेट होंगे। तो ये जो न्यू जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हैं वो भी इसी हाई वोल्टेज के इफ़ेक्ट में होगा, इसलिए जो है इनकी भी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। वे भी जो है उसी वेलोसिटी से मूव करेंगे, इसलिए वो भी आयनों से टकराएंगे और वो भी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जनरेट करेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फाइनली यहाँ पे क्या होगा, कैरियर मल्टीप्लिकेशन, और इस वजह से इसमें क्या होगा, करंट का मान तेज़ी से बढ़ने लगेगा। इस कंडीशन को इसमें कहा जा सकता है एवलांची ब्रेकडाउन। तो इस एससीआर में जैसे ही एवलांची ब्रेकडाउन होगा, एवलांची ब्रेकडाउन हो जाने के बाद इस डिवाइस का रेजिस्टेंस सडनली ड्रॉप कर जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही डिवाइस का रेजिस्टेंस सडनली ड्रॉप करेगा, ये VAK का जो मान है ये भी क्या हो जाएगा, सडनली ड्रॉप कर जाएगा, लेकिन करंट का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आफ्टर ब्रेकडाउन, हाँ, इस समय जब ब्रेकडाउन हो गया तो उस समय VAK का जो मान है वो कम हो जाएगा, और उस समय मतलब जिस वोल्टेज पर ये ब्रेकडाउन हुआ, जिस इनपुट वोल्टेज पर ये ब्रेकडाउन हुआ, उस वोल्टेज को हम क्या कह सकते हैं, दैट इज द ब्रेक ओवर वोल्टेज। तो आफ्टर एट ब्रेक ओवर वोल्टेज, voltage across this SCR, this will abruptly decreases। वोल्टेज का मान अचानक से क्या हो जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा, और करंट का मान जो है बढ़ जाएगा। इस ब्रेकडाउन के बाद अगर हम वोल्टेज, इस इनपुट वोल्टेज का मान और बढ़ाते हैं तो करंट में ज़्यादा चेंज आएगा, मतलब करंट तेज़ी से बढ़ना शुरू होगी और वोल्टेज लगभग स्थिर होगा। हालांकि वोल्टेज भी बढ़ेगा, लेकिन वोल्टेज में जो बदलाव होगा वो बहुत कम होगा, करंट में बहुत ज़्यादा होगा। तो इसके ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हम ड्रा कर सकते हैं। देखिए ये जो वोल्टेज है VAK, यहाँ पर जो वोल्टेज है इसको हम कह सकते हैं दिस इज द VBO, एंड आफ्टर ब्रेकडाउन दिस विल बी प्लॉटेड एज दिस। जो वोल्टेज अभी इतना था वो सडनली ड्रॉप करके इतना हो जाएगा, ये बहुत कम हो गया, इतना। यहाँ पे अभी वोल्टेज यहाँ से इतना था, जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ VBO, ब्रेक ओवर वोल्टेज, V फॉर वोल्टेज एंड BO फॉर ब्रेक ओवर। तो ब्रेक ओवर वोल्टेज के बाद इसमें वोल्टेज का मान सडनली क्या हुआ, ड्रॉप कर गया। अब इसके बाद अगर हम इस इनपुट वोल्टेज के मान को ब्रेक ओवर के बाद यदि इस इनपुट वोल्टेज के मान को और बढ़ाते हैं तो इस वोल्टेज का जो मान है इसमें चेंज बहुत कम आएगा, जबकि इस करंट में जो है चेंज ज़्यादा आएगा। ये इस ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा, ऐसा। तो हम ये कह सकते हैं कि डिवाइस इस समय वर्क कर रही है एज द कंडक्टिंग डिवाइस। तो ओवरऑल करैक्टरिस्टिक्स ये हुई कि जैसे जैसे हम इनपुट वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो है शुरुआत में तो करंट का मान नहीं बढ़ता, लीकेज करंट के मान में थोड़ा बहुत बदलाव आता है, लेकिन लगातार हम वोल्टेज जब बढ़ाते जाते हैं तो आफ्टर ब्रेक ओवर वोल्टेज सडनली ड्रॉप्स एंड current starts increasing।